Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Band. स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं हमने MCQs प्रैक्टिस सेशन सीरीज स्टार्ट करी थी जिसपे हमने 5 सेशंस करे थे। सो आज से आई एम थिंकिंग कि वी विल स्टार्ट द मैराथन सेशन ऑन योर अकाउंटेंसी ताकि आपके सारे अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स दोबारा से ब्रशअप हो जाएं, क्योंकि अब प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो हमने अकाउंट्स में अराउंड 60 प्लस लेक्चर्स पढ़े हैं डिटेल में। तो अब एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो बेटर है एक बार जल्दी से मैराथन सेशन के थ्रू सारा रिवाइज कर लिया जाए। और आज का जो ये सेशन होगा इट विल कवर योर लेक्चर्स फ्रॉम 1 to 10। जो पहले 10 लेक्चर्स थे आपके प्लेलिस्ट में होंगे अकाउंट्स में, वो आज के सेशन में इन वन गो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं वो जो फर्स्ट 10 लेक्चर्स होंगे अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ और नाइन्थ ये 5 टॉपिक्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। बट पहले मैं आपको बता दूं वी हैव 2 टेलीग्राम ग्रुप्स, एक है हमारा स्टडी बैंड के नाम से, एक है स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम से। इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइडेड हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्टडी बैंड वाला ग्रुप है इसमें आपको PDFs भी मिल जाएंगी और जो वीडियोज़ के लिंक्स होंगे वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप का जो है ये इट इज़ ओपन फॉर ऑल। इसको जो ज्वाइन करना चाहता है कर ले, ताकि आप अपने कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड आप ये भी जानते हैं जब मैंने अकाउंटेंसी स्टार्ट करा था एट दैट टाइम आई यूज टू टीच ऑन दी पेजेस। तो मैंने पेजेस पे स्टार्ट करा था, तब मैंने स्पेशली ऐसे PDF सा नहीं बनाया था। तो मैं इन सबके स्क्रीनशॉट्स लेके आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट किया था विद इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। हमने देखा था कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो मैंने ऐसे आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दी थी कि सपोज करो आप स्कूल में हैं, स्कूल में क्या होता है स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स को एग्जाम देना होता है। इन दी एंड एग्जाम के थ्रू उनको अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होता है कि वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। वैसे ही बिजनेस के केस में क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स का इन दी एंड नेट इफेक्ट देखने के लिए कि हमें क्या रिजल्ट मिला उसका, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के थ्रू हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस पता लगती है और परफॉर्मेंस से हमें क्या पता लग जाता है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, ये मैंने आपको समझाया था। फिर हमने क्या सीखा था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये एक आर्ट है और साइंस है किस चीज़ की, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है। किसको, टू द यूजर्स टू मेक द डिसीजन। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं उनको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। और जो हमारे यूजर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हो गए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल हो गए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल में आ जाते हैं हमारे मैनेजर्स आ गए, हमारे एम्प्लॉयज़ आ गए, ये सब आ जाते हैं इंटरनल में, और जो भी है बिजनेस के अंदर काम करने वाले। और एक्सटर्नल में आ गए हमारे क्रेडिटर्स आ गए, डेटर्स आ गए, बैंक आ गए, गवर्नमेंट आ गई, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हो जाते हैं जिसको हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है ताकि वो फ्यूचर में डिसीजंस ले पाएँ। बाकी ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वगैरह हम आगे सीख लेंगे। देखो, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की करते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो आइडेंटिफिकेशन कर ली हमने ट्रांजैक्शन की, फिर हम क्या करते थे, मेजरमेंट करते थे। मेजरिंग करते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है, मतलब मनी में काउंट कर सकते हैं या नहीं। एक बार मेजर कर लिया कि यस ये मनी के रिलेटेड है, तो अब हम उसको क्या कर लेते हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होती है, जो सेम कैटेगरी होती है, सेम ग्रुप ऑफ आइटम्स होती हैं, उनको एक कॉमन ग्रुप के अंडर ले जाते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद क्या करते हैं, हम समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में क्या होगा, जो हमने चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई करा होगा उनको इन शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमने समराइजिंग देखना है आगे। क्या करते थे हम, PNL बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। समराइजिंग के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम इंटरप्रेट करते हैं कि किस तरह हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, डिस्कशन करते हैं अपने फिर यूजर्स के साथ इन दी एंड, और उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। दिस वॉज दी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमने समझा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था इसमें मैंने आपको समझाया था कि ये जो प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ हमने स्टेप इन्वॉल्व किया होता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें हमने ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। मेजरमेंट में मैंने आपको बता दिया कि मनी की मेजरमेंट करनी है। बट मेन बात आती है रिकॉर्डिंग फेज़ की। रिकॉर्डिंग फेज़ में क्या होता है, आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग फेज़ में क्या करा जाता है, क्या बनाते हैं। तो आपको पता है जर्नल बनाते हैं हम,
वाइल डूइंग रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम करते ही कहाँ पे हैं, इन दी बुक ऑफ जर्नल। और बुक ऑफ जर्नल जो है इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हम यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है ये वाला? ओके। देन क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई हम कहाँ पे करते हैं, इन लेजर। लेजर में हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट क्या है, सिंपल मैंने आपको बताया था, टी शेप्ड होता है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। देन समराइजिंग में आपको पूछ लेंगे क्या करते हैं, तो समराइजिंग में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए समझा रही हूँ कि अब ऐसा होना चाहिए आपको पूरे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, बस एक बार आपको इनको सुन के अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन वगैरह ये सब हमने नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में मेन है जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको याद रखना है रिकॉर्डिंग फेज में क्या बनती है, जर्नल बनती है, क्लासिफिकेशन फेज में बनती है लेजर, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस और सॉरी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है वाला? देन हमने पढ़ी थी कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जिससे आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में ये कॉमनली यूज होती रहती हैं। एक है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, सिंपल ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का ओनर होगा, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है पैसा। बाकी भी करते हैं बट मेन कौन होता है, ओनर होता है, जिसका अपना खुद का बिजनेस होता है। देन कैपिटल। कैपिटल क्या है, वो अमाउंट जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वही प्रोप्राइटर। देन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए। हम एक ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कब बोलेंगे, जब वो मॉनेटरी टर्म्स में होगी, मीन्स वो बिजनेस रिलेटेड होगी। देन हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ एसेट। एसेट क्या होती है, वो प्रॉपर्टी बिजनेस की जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जो बिजनेस की अर्निंग्स इंक्रीज करने में हेल्प करे, वो बिजनेस का क्या होता है, एसेट होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एसेट मैंने आपको बता दिया, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। और एसेट हमारे फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट कौन से होते हैं, जिनको हम अपने पास लेस देन 1 ईयर रखते हैं, वो विद इन 1 ईयर सेल हो जाते हैं, मीन्स इट इज़ हेल्ड फॉर सेल। जिनको हम आगे बेचने के लिए रखते हैं, वो क्या हुए, हमारे करंट एसेट हुए। और नॉन करंट एसेट कौन से हुए, जो हमारे पास मोर देन 1 ईयर रहते हैं और इसको हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखते हैं। इनफैक्ट इनको हम यूज़ करते हैं ताकि फर्दर हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। लाइक आपको फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग में अपने ऑफिस में चाहिए, काम करने के लिए फर्नीचर तो यूज़ होगा। देन प्लांट एंड मशीनरी, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर वगैरह करने के लिए मशीनरी यूज़ होगी। सो ये होंगे जो हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे, एंड दे आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। इनको हम बेचने के लिए नहीं रखते हैं। बट जो करंट एसेट्स होंगे, लाइक स्टॉक होगा, ये यहाँ पे लिखा है स्टॉक वगैरह, ये जो होगा इसको हमने आगे फर्दर सेल करना होता है। देन करंट एसेट में हमारे डेटर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं, वो पर्सन्स जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं, और विद इन 1 ईयर तो मोस्टली हम उनसे रियलाइजेशन कर लेते हैं अपने पैसों की। ओके। क्लियर है यहाँ तक? देन हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ये ऑब्लिगेशंस हैं, बिजनेस जिसके लिए लायबल है आगे किसी को पे करने के लिए। और लाइबिलिटीज हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और एक हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जो लाइबिलिटीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि एक हमारी करंट लाइबिलिटी होती है और एक हमारी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हो गई जिसको हमने विद इन 1 ईयर पे करना होता है, लेस देन इक्वल टू 1 ईयर। और नॉन करंट होती है जिसको हम 1 साल के बाद भी पे कर सकते हैं। विद इन 1 ईयर वाली होगी, उसके एग्जाम्पल लाइक क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सनस हैं जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं। ओके। और बैंक लोन, ये हम ज़्यादातर मोस्टली फॉर मोर देन 1 ईयर ही लेते हैं, जिसकी 1 ईयर के बाद हम पेमेंट करते हैं। इट मे टेक मोर देन 1 ईयर 2 ईयर, जैसे भी बैंक के साथ अग्रीमेंट हुआ हो। देन मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन भी कोई पूछे तो वो क्या है, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट नहीं होगी। मॉर्गेज लोन क्या होता है, आपने लोन लिया है बट उसके बदले आपने कुछ मॉर्गेज करके रखा है। मॉर्गेज करना मतलब कुछ गिरवी करके रखना। देन अगर हम लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो दो तरह की लाइबिलिटीज़ हम बोल सकते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी देन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या हो गई, जो हमारी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स दी ओनर्स। अब आपको मैंने ये चीज़ तो बता रखी है स्टार्टिंग में ही कि अकाउंटिंग में कुछ भी हम जो करेंगे, खुद को हमने क्या मान के चलना है, बिजनेस। एवरीथिंग वी हैव टू डू फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो वही सोच रहे हैं कि बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी क्या होगी, जो ओनर्स को उसने पैसा देना होगा टुवर्ड्स दी ओनर। और वो इंटरनल लाइबिलिटी क्या होगी, कैपिटल, क्योंकि एक यही अमाउंट है जो
ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। सो दिस विल बी द इंटरनल लायबिलिटी। आपको पूछें कि इंटरनल लायबिलिटी या कैपिटल, दोनों टर्म्स का एक ही मतलब होगा, क्योंकि कैपिटल ही एक ऐसी लायबिलिटी है जो इंटरनल होती है बिजनेस की। देन टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वही जो आउटसाइडर्स के लिए होती है, लाइक क्रेडिटर्स हो गए, बैंक्स हो गए, बैंक लोन, जो आउटसाइड द बिजनेस वाले पर्सन्स होंगे वो हमारी क्या आ जाएंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। देन एक होती है हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये लाइबिलिटी अनसर्टेन होती है और ये कब पे करनी होती है, अगर फ्यूचर में कोई इवेंट होगा, इट विल बी पेड ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, लाइक कोर्ट में आपका कोई केस पेंडिंग है, किसी ने आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल करा है, वो बोलता है कोई पर्सन कि आपने हमें 10,000 पे करने हैं, तो अगर इन दी एंड कोर्ट ने आपके फेवर में सुनाया फैसला, तो क्या होगा, आपको 10,000 पे नहीं करने होंगे, बट स्टिल आपके लिए एक तो कंटिजेंट लाइबिलिटी है कि क्या पता आपको पे करने पड़ जाए 10,000, तो जब तक आप पे नहीं करेंगे, टिल देन यू हैव टू शो दिस अमाउंट इन द बैलेंस शीट एज योर एज योर कंटिजेंट लाइबिलिटी। ओके, देन मीनिंग ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, वो पर्सन्स हैं जिनसे बिजनेस गुड्स खरीदता है उधार पे, क्रेडिट पे। देन डेटर्स, डेटर्स कौन हुए, वो पर्सन्स जिनको बिजनेस उधार पे सामान बेचता है ऑन क्रेडिट। देन ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स होती हैं वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर या वी कैन से जो बिजनेस का ओनर होता है वो विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये ड्राइंग्स कहाँ से विड्रॉ करता है ओनर, फ्रॉम दी कैपिटल। कैपिटल के अमाउंट से बिजनेस पैसा निकालता है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स फॉर हिज पर्सनल यूज़। उससे क्या होगा, क्योंकि कैपिटल से निकाल रहा है, तो हमेशा ड्राइंग्स जो होगी वो क्या करेगी, कैपिटल को रिड्यूस करेगी। तो आपको ऑप्शन आए एग्जाम में कि ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होगी, इंक्रीज होगी, नो इफेक्ट। तो आपको बताना है कि हमेशा ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्रीज करती है। ठीक है यहाँ तक। चलिए उसके बाद एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हुए, जो डे टू डे के खर्चे होंगे, रेकरिंग नेचर के होंगे, जो हमेशा होते रहेंगे। और एक्सपेंस जो होते हैं जनरली लेस अमाउंट के ही होते हैं। और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, दे आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, और ये ह्यूज अमाउंट के होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपेंस, इनका अमाउंट ज़्यादा होता है। एक्सपेंडिचर मोस्टली हम इनकर किस पे करते हैं, ऑन एसेट्स। हम एक्सपेंस भी इनकर करते हैं एसेट्स पे फॉर इट्स रिपेयर्स, बट जनरली बात करें तो एक्सपेंडिचर टर्म यूज़ होती है जब कोई ह्यूज अमाउंट हो, और ह्यूज अमाउंट ज़्यादातर हम किस पे खर्चेंगे, ऑन दी एसेट, या कोई भी बड़ा सामान जो महंगा होगा, ठीक है, उसके लिए टर्म यूज़ करेंगे हम एक्सपेंडिचर। देन स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, दो तरह के हो सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। सपोज आपके पास साल में 10,000 का स्टार्टिंग में आपने सामान खरीदा, ये आपके लिए क्या है, स्टॉक है, एक आपके पास सामान पड़ा हुआ है। देन इन दी एंड आपने सेल करी, कुछ भी प्रॉफिट हुआ, कुछ सामान जल गया, कुछ भी, इन दी एंड आपके पास ये स्टॉक रह गया 8,000 का। तो स्टार्टिंग में जो स्टॉक था दैट विल बी योर ओपनिंग स्टॉक, ये ईयर के स्टार्टिंग में था। ईयर के एंड में जो स्टॉक बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एट द एंड ऑफ, और वी कैन से एट द क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओके, देन प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, जो सेल्स में से अगर हम खर्चों को माइनस कर दे, नेट अमाउंट आ गया, वो प्रॉफिट हो गया। लाइक हम बोलते थे एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट, वही चीज़ है। कॉस्ट प्राइस की जगह हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हमारे खर्चे हो गए वो हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट टर्म हम यूज़ किस पे करेंगे, जब हमने अपने गुड्स को सेल करा होगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद गेन। गेन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट, आपने इसको प्रॉफिट नहीं मानना है। प्रॉफिट होगा जब हम कोई अपने गुड्स के साथ अर्न करेंगे, और बिजनेस के लिए गुड्स क्या है, जिसमें वो डील करेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, लाइक अगर कोई स्टेशनरी की शॉप है, मैसर्स श्याम स्टेशनर्स ऐसे आप लगा लें, तो श्याम स्टेशनर्स अगर कोई पेंसिल सेल करेगा किसी को, इसने पेंसिल बेची ₹10 की, और 8 रुपीज़ उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, तो 2 रुपीज़ हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ प्रॉफिट। बट अगर यही शॉप अपना कोई फर्नीचर बेच देती है, अपना कोई टेबल बेचते हैं सपोज, तो टेबल इज़ नॉट अ स्टेशनरी, वो स्टेशनरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये जो शॉप है वो रेगुलरली फर्नीचर में डील नहीं करती, रेगुलरली ये स्टेशनरी के आइटम्स में डील करती है। तो जो पेंसिल को बेचने से एक्सेस अमाउंट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट, बट जो वो एसेट को बेचने से एक्सेस अमाउंट आएगा, लाइक सपोज एसेट का कॉस्ट एक्चुअल में था, ये फर्नीचर का कॉस्ट 1,000 और उसने 2,000 का बेचा, तो जो बीच में से 1,000 का आया एक्सेस अमाउंट दैट विल बी टर्म्ड एज गेन। तो आपको क्या याद रखना है, प्रॉफिट टर्म यूज होगी इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, और गेन टर्म यूज होगी इन केस ऑफ सेल ऑफ
फिक्स्ड एसेट्स, और ये क्या बोल सकते हैं हम, इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। ऑब्वियसली हम फिक्स्ड एसेट को अपने बार बार तो बेचेंगे नहीं, कभी होगा कभी कभार कोई हमारा एसेट बिल्कुल पुराना हो जाएगा, देन हम सोचेंगे उसको बेचने की, अदरवाइज हमने एसेट को सेल करना ही नहीं होता है, ठीक है। सो इट विल बी ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, ठीक है। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है, हमारे दो तरह के हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ओके। अब आप शॉप पे जाते हैं, कभी कभार आपको शॉपकीपर डिस्काउंट दे देता है। अब दो तरह के हो सकते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो ह्यूज क्वांटिटी में होता है, जब आप बल्क में कुछ अपने सामान खरीदेंगे तो उस टाइम पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और ये यूजुअली किसके केस में होगा, होलसेलर एंड रिटेलर। देन ये जो होता है ट्रेड डिस्काउंट, इसका ट्रीटमेंट आपने याद रखना है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम बुक्स में शो करते हैं या नहीं। सो इट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम सीधे नेट अमाउंट लेते हैं। लाइक सपोज आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे, आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो आप अपनी बुक्स में अलग से 10,000 का डिस्काउंट नहीं बता सकते ट्रेड डिस्काउंट, सिंपल आपने अपनी बुक्स में क्या लिख देना है कि आपने 90,000 के गुड्स खरीदे। बट वही बात की जाए कि कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट किस लिए होता है, फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, अगर आपने किसी को जल्दी पेमेंट कर दी तब आपको क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। और पूछें तो कैश डिस्काउंट आप बुक्स में शो करते हैं, ठीक है। अगर आपने 1,000 का कुछ खरीदा, आपने फिर उस पर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव किया, तो आप इसको स्पेशली बुक में अलग से बताओगे कि 100 का डिस्काउंट है, और कॉस्ट जो थी उसकी एक्चुअल में वो कितने की पड़ी, अब 900 की पड़ी। यहाँ तक क्लियर। देन हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में। ट्रेड रिसीवेबल्स किसके बराबर होते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स क्या हो गए, वो पर्सन्स जिनको हम उधार पे सामान बेचते हैं, और बिल्स रिसीवेबल क्या हो गए, दे आर ऑल्सो द फॉर्म ऑफ डेटर्स, बट इसमें क्या होता है, पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। इसमें हम अपने डेटर्स के साथ साइन कर लेते हैं कि आप मुझे स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट कर दोगे, तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो गया तो बिल्स रिसीवेबल हो गया। सिंपल पर्सन से हमने बस उनको उधार बेच दिया सामान कुछ, तो वो हमारे डेटर्स हो गए, इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आर सेम, बस एक जगह क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री वर्क इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद भी रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ओके। देन हमने पढ़ा ट्रेड पेएबल्स, ये ट्रेड रिसीवेबल्स का उल्टा हो जाएगा। लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स में हम करते थे डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, अब ट्रेड पेबल्स में क्या करेंगे, डेटर्स के उल्टे क्रेडिटर्स होंगे जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा होगा, और बिल्स पेबल जिनसे उधार पे सामान खरीदा उनके साथ हमने अग्रीमेंट कर लिया, एक पेपर वर्क इन्वॉल्व हो गया, वहाँ पे साइन कर दिया कि येस हम आपको इस स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट वापस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और बिल्स पेबल क्या होती है, हमारी करंट लाइबिलिटी, और बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट। डेटर्स भी होते हैं हमारे करंट एसेट, और क्रेडिटर्स क्या होती है, हमारी करंट लाइबिलिटी। देन हमने पढ़ा था सेल्स। सेल्स क्या होगी, सिंपल हम सेल्स उस टर्म के लिए यूज़ करेंगे जब हम अपने गुड्स बेचेंगे। गुड्स क्या होगा, गुड्स हम तभी टर्म यूज़ करते हैं जिनको हम बेचते हैं, जिसमें बिजनेस रेगुलरली डील कर रहा होता है, वो बिजनेस के गुड्स हैं। लाइक अभी मैंने आपको बताया स्टेशनरी की शॉप है, अगर वो पेंसिल बेचेगा कोई शॉपकीपर, तो वो क्या होंगे, उसके लिए गुड्स होंगे। बट वही अगर स्टेशनरी की शॉप अपना फर्नीचर बेचती है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर हिम, इट विल बी अ एसेट। तो आपको गुड्स और एसेट में डिफरेंस समझना होगा। और गुड्स बेचेंगे, गुड्स के लिए हम टर्म क्या यूज़ करेंगे कि हमने सेल करी है, ठीक है। बट अगर हम एसेट बेचेंगे तो एसेट के टाइम पे हमने एसेट का ही नाम शो करना है कि कौन सा एसेट बेचा है, बट गुड्स के लिए हम सेल टर्म का यूज़ करते हैं। देन सेल्स रिटर्न हो गया सेल का उल्टा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। कॉन्ट्रा रेवेन्यू क्या होता है, सेल हमारे लिए रेवेन्यू है, हमारी इनकम है, सेल का उल्टा हो गया कॉन्ट्रा एंट्री, एक तरह से जैसा होता है वैसे ही सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट। सेल्स का क्या होता है आपको पता है, क्रेडिट बैलेंस, वैसे चलो आगे हम रिवीजन करेंगे इसको, फिर देखते हैं। अब सेल्स रिटर्न क्या होगा, जब आपने किसी को कुछ उधार पे भेजे थे, उन्होंने आपको वापस कर दिए, तो सेल्स रिटर्न, या हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, रिटर्न इनवर्ट के भी नाम से, क्योंकि आपने किसी को सामान बेचा, गुड्स आपके बाहर चले गए थे, पर वही गुड्स आपके पास वापस आ गए, किसी ने आपको रिटर्न कर दिए, तो इन हुआ ना बिजनेस में, देयरफॉर रिटर्न इनवर्ड। देन परचेज, परचेज भी हम कब यूज़ करते हैं, फॉर द टर्म जब हम अपने गुड्स खरीदते हैं, गुड्स की टर्म मैंने आपको बता दी कि क्या मतलब होता है। देन परचेज रिटर्न क्या होता है, जब आपने कुछ परचेज करा है उनको वापस कर दोगे, तो परचेज रिटर्न, या उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। आउट क्यों, क्योंकि अब आपके बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं। सब कुछ कैसे सोचना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को बिजनेस मान के चलना है। चलिए उसके बाद हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज़ मेनली द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग फेज तक हम क्या बोलते हैं, वो हमारी बुक कीपिंग हो रही है। मैंने आपको बताया ना काउंटिंग का प्रोसेस, पहले आइडेंटिफिकेशन होती है, देन मेजरिंग होती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग, देन
क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग और एनालिसिस, देन कम्युनिकेटिंग। अब ये जो रिकॉर्डिंग फेज तक क्या होता है, आपको पूछेंगे रिकॉर्डिंग फेज तक हम क्या टर्म देते हैं, दिस इज बुक कीपिंग। सिंपल रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज और ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी टर्म्ड एज बुक कीपिंग। बट रिकॉर्डिंग के बाद हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, अकाउंटिंग का। ओके, अकाउंटिंग होल अगर बात करें, सो दिस इज अकाउंटिंग, बट टिल द रिकॉर्डिंग फेज वी कैन टर्म इट एज बुक कीपिंग। क्लियर है। और बुक कीपिंग होती है डेली बेसिस पे होती रहती है, और ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है, जर्नल में होती है। और आपको याद रखना है, जर्नल में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, दे आर रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जाएगी उसको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग होती है हमारी प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग होती है सेकेंडरी स्टेज। और बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज़ अ बेस फॉर अकाउंटिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग तक पहले रिकॉर्डिंग होगी, उसी के बाद हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। और ये कब शुरू होती है, जब बुक कीपिंग खत्म होती है। बुक कीपिंग रूटीन इन नेचर होते हैं, दिस इज नॉट इन रूटीन। और जो बुक कीपिंग होती है, इट रिक्वायर्स क्लरिकल वर्किंग स्किल्स, इसमें हमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट अकाउंटिंग में वी रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। और ये जो होता है, इट कैन बी डन बाय जूनियर स्टाफ, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीनियर स्टाफ लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और इसके लिए हमें बुक कीपर्स भी चलेंगे, ठीक है। देन हमने पढ़ा था उसके बाद अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया, ये प्रोसेस है, और बच्चों को कन्फ्यूजन आता है अकाउंटेंसी क्या है, तो अकाउंटेंसी सिंपल एक सब्जेक्ट है। देन डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि आपको एमसीक्यू क्या पूछ सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम को किसने बनाया था, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय लूका पासियोली। और किसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, वो भी हम लूका पासियोली को ही बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या बताया था मैंने आपको कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। आगे हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसमें हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। उसमें भी यही कहते हैं कि अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा विद द सेम अमाउंट। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। एक चीज़ हमने डेबिट करी है 100 से, तो कुछ और भी 100 से ही क्रेडिट होगा। वैसे ज़रूरी नहीं कि 100 से क्रेडिट होगा, मेरा कहने का मतलब कि अगर डेबिट का टोटल 100 है तो क्रेडिट का भी टोटल कहीं ना कहीं 100 ही होगा। हमेशा डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। दिस इज ऑल अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। देन सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का डिफरेंस क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ड्यूअल एंट्री में ड्यूअल एस्पेक्ट को। देन इसमें हम मोस्टली सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, बट इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को भी इंक्लूड करते हैं। और ये लेस यूज होता है, और इसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं, बट दिस इज वाइडली यूज, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। और ये हमारा मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी होता है। तो आपको पूछे मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग किसको कहते हैं एमसीक्यू में, तो आपको क्या आंसर करना है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक, ओके। देन मैंने आपको बताया था ब्रांचेस या फिर फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तीन ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे सिलेबस में क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है। जितना भी हम पढ़ेंगे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आ जाएगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमने अलग से पढ़ा था, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह पढ़ना होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या हो जाता है, इसमें हम डिसीजंस की बातें करते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं देखना है, बस सिंपल आपको नाम याद होना चाहिए कि तीन ब्रांचेस है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर। चलिए उसके बाद हमने देखा, यही पढ़ा हमने अभी कि प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का क्या, फर्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, देन कम्युनिकेटिंग। और मैंने आपको बताया कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या करते हैं परफॉर्म। रिकॉर्डिंग फेज में हम करते हैं जर्नल, क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसमें बनाते हैं हम लेजर, और समराइजिंग में क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्दर हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, देन P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ओके। देन गुडविल, गुडविल टर्म क्या होती है ये भी हमने सीखा था। गुडविल क्या है, इट इज़ जस्ट अ रेपुटेशन फॉर द बिजनेस विच इज़ यूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी डोमिनोज की कि लाइक घर के पास भी आपके कोई लोकल शॉप है जहाँ पे पिज़्ज़ा सेल किया जाता है, बट स्टिल यू प्रेफर टू गो टू डोमिनोज। क्यों, क्योंकि आपके माइंड में एक माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि नहीं डोमिनोज का ही पिज़्ज़ा टेस्टी है। सो वो क्या है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उस डोमिनोज की तरफ, दैट इज़ अ गुडविल, ओके। और गुडविल क्या होता है हमारा, इनटैंजिबल एसेट।
आई थिंक मुझसे पार्ट स्किप हो गया है। जब हमने नॉन करंट एसेट का भी पढ़ा था, रिवाइज करा, तो नॉन करंट एसेट भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब आ जाते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स में। इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो गए? जिनको ना हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, बट स्टिल वी कंसिडर इट एज एन एसेट। और उसी में एक टाइप आ जाती है, दैट इज गुडविल। गुडविल हम सच में देख नहीं सकते, जस्ट हम बोलते हैं कि ये बिजनेस की क्या है, रेप्यूटेशन है। ओके और अब उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट। इसके लिए मैंने आपको बताया था ये तीनों क्या है, एक तरह से हमारे प्रोटेक्टिव राइट्स हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लाइक आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप चाहते हैं आपका मोबाइल फ़ोन प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, देन कोई एरर ना आ जाए, उसमें कुछ वायरस ना हो, देन आप एंटीवायरस कुछ इंस्टॉल कर लेंगे, बैक कवर लगा लेंगे, कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। तो ये सब क्या है, आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो। सिमिलरली बिजनेस को भी तो डर है ना कि हमारे सेम चीज़ें कोई और बिजनेस कॉपी ना कर ले। सो उसके लिए क्या होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये तीन उनके लिए क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव राइट्स, जिसकी वजह से बिजनेस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। ट्रेडमार्क क्या हो गया, बिजनेस का अपना एक सेपरेट लोगो होता है ना, लाइक मैंने आपको बताया था शूज़ एडिडास के हो गए, प्यूमा के हो गए, हर एक ब्रांड के अपने अपने लोगो होते हैं। तो वो मार्क जो है डिफरेंट क्या है, दैट इज ट्रेड मार्क। देन कॉपीराइट क्या है, लाइक अगर कोई पब्लिशर है, बुक पब्लिश करता है और वो चाहता है कि कोई मेरी सेम स्टोरी पब्लिश ना कर ले, तो उसके लिए वो क्या ले लेगा, कॉपी राइट। ठीक है। देन पेटेंट क्या होता है, इट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट, लाइक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वाली कंपनी है, कोका कोला अलग है, थम्स अप अलग है, थोड़ा बहुत टेस्ट में तो डिफर करता है ना, ड्यू टू कुछ केमिकल फॉर्मूला है जो हर एक से डिफर कर जाता है। तो वही एक फॉर्मूला जिसकी वजह से उनको आपस में वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बिजनेस एक दूसरे को, एक फॉर्मूला बोल लो, कोई टेक्निक बोल लो, या डिफरेंट कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जिससे हमारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। तो वो किसके थ्रू होते हैं, विद दी पेटेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा एक पेटेंट है, सीक्रेट फॉर्मूला है जो कोई और जिसको नहीं पता है। ठीक है। सो ये थे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट। आई होप आपको याद आ गया होगा। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सेशन को लाइक करना मत भूलना। फ्रॉम माई साइड आई एम गिविंग माई फुल एफर्ट्स कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बस आई वांट फ्रॉम यू कि बस आप सेशन को लाइक कर दीजिए, और कोई चैनल पे न्यू है देन सब्सक्राइब भी कर ले, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। इसी से ही मुझे काफ़ी मोटिवेशन आती है कि यस, मेरे पढ़ाने से आप स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिल रहा है। ओके तो काफ़ी मोटिवेशन आता है यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमने पढ़े थे रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्या बताया था मैंने आपको, रियल अकाउंट वो अकाउंट मानेंगे हम जो एसेट्स के रिलेटेड होगा। अब एसेट क्या है हमने पढ़ लिया। देन पर्सनल अकाउंट क्या होगा, विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन। पर्सन्स में क्या आ गए, राम आ गया, अभिषेक आ गया, ये सब क्या है, पर्सन्स है ना, तो इनको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रियल अकाउंट में क्या आ गए, एसेट आ गए, लैंड आ गई, बिल्डिंग आ गई। देन मैंने आपको रियल अकाउंट के लिए एक एक्सेप्शन बताई थी, दैट इज डेटर्स। आप सोचेंगे कि डेटर्स से हमने पैसा लेना होता है, दैट शुड बी दी रियल अकाउंट की, वो हमारा एसेट है और एसेट के रिलेटेड सारे रियल अकाउंट्स होते हैं। बट यही एक एक्सेप्शन है कि डेटर्स रियल अकाउंट में नहीं आते हैं, वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि डेटर्स को हम पर्सन मानते हैं, होते ही पर्सन, ऑब्वियसली इट शुड गो टू पर्सनल अकाउंट, नॉट इन रियल अकाउंट। तो आपको पूछे एग्जाम में पूछेंगे कि डेटर्स का क्या नेचर होता है, तो आपको क्या आंसर देना है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। एसेट में हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, ये सब आगे एक्सेट्रा हमारे ये सब हो गए रियल अकाउंट में। देन पर्सनल अकाउंट में जो भी पर्सन्स होंगे, राम, अभिषेक, कुछ भी, कोई भी जो भी डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सब आ जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। एक और चीज़, पर्सनल अकाउंट के लिए मैंने बोला था इसको फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल हो गए जो नेचुरली सच में है पर्सन्स, लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स, वही पर्सन्स के नाम जो सच में एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिफिशियल क्या होता है, सच में एग्जिस्ट नहीं करते, बट स्टिल वी ट्रीट इट एज अ पर्सन, लाइक XYZ लिमिटेड, कोई भी बिजनेस का नाम, कंपनी का नाम। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सच में नहीं है, बट स्टिल हम इनको पर्सन मान के चलते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आ गए, वो आइटम्स जो किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम बोल लो, एक्रूड एक्सपेंस बोल लो, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि हमें पता है सैलरी जो है हमने
किसको देनी है, एम्प्लॉयज़ को देनी है जो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने पे नहीं करी, तो इनडायरेक्टली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ क्या है हमारे, पर्सन ही हो गए, तो पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे। दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड थ्रू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वैसे ही कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को। प्रीपेड एक्सपेंस जिसको मतलब जो जिसको देना होगा, लाइक प्रीपेड हमने एडवांस में किसी भी पर्सन को एक्सपेंस दिया होगा एडवांस में, तो सब कुछ जो ये इनडायरेक्टली किसी और को ही रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे अकाउंट्स, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किसके रिलेटेड होते हैं, इनकम्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, गेन्स या लॉस बोल लो आप, ये सब हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। लाइक आपको बोले कोई कमीशन रिसीव करी, कमीशन पे करी, ये सब नॉमिनल अकाउंट में है। सैलरी रिसीव करी, सैलरी पे करी, वो सब नॉमिनल अकाउंट में है। अब आप ये वाली सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि सैलरी ये जो है जो हमने सच में पे कर दी है, तो हमारा खर्चा बना है, एक्सपेंस का नेचर है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। बट आउटस्टैंडिंग सैलरी देखा जाए तो ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी है जो भी हमने पे करनी है, और वो रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने एम्प्लॉय को पे करनी है। तो एम्प्लॉय एक पर्सन है, इसलिए वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। तो आपको याद रखना आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो वो पर्सनल अकाउंट में आती है, बट सिंपल सैलरी होगी तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने पढ़े थे रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग। इसमें क्या पढ़े थे, पहले तो हमने देखा था यही कि 3 अकाउंट्स हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। और मैंने आपको बताया था कि आपको जो जर्नलाइजिंग के लिए रूल्स लगाने होते हैं, हमारे पास 2 मेथड्स हैं लगाने के लिए। वी हैव 2 अप्रोचेस, या तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चले या तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। पहले ये बता दूं ज़्यादा इजी कौन सी रहती है, मॉडर्न अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप देख लो जैसा आपको फिजिबल लगता है, ठीक है। दोनों हम देखते हैं यहाँ पे। रियल अकाउंट बताया था एसेट्स के रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट पर्सन्स के रिलेटेड है, रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल, देन नॉमिनल हो गए हमारे खर्चे और इनकम के रिलेटेड। टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच, हमने क्या बताया था कि हमने वही बोला कि 3 अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो हर एक अकाउंट के लिए अपना अलग अलग रूल है। रियल अकाउंट के लिए क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर दो जो हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट कर दो जो हमसे जा रहा है। और सब कुछ कैसे सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते ही नहीं है, तो वो गलती हो जाती है कि क्रेडिटर्स का कोई रिलेटेड एंट्री होगी तो आप क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। सब कुछ सोचना है खुद को बिजनेस मान के। देन इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, लाइक मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, ये कोई ट्रांजेक्शन दी है आपको। अब आपको देखना है इसका रियल अकाउंट का रूल लगा के कि इसके थ्रू हम जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। देखा था हमने मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, तो हमने पहले देखना है इसमें क्या क्या अकाउंट्स मिले हुए हैं। एक तो है मशीनरी और एक है कैश। हमने मशीन बेची कैश पे, तो कैश हमारा एसेट है, हमारे पास आएगा। तो कैश आया हमारे पास, एसेट है। एसेट का नेचर क्या है, ये रियल अकाउंट का ही हुआ। तो इसके लिए क्या रूल लगता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आया हमारे पास तो डेबिट किया। देन मशीनरी हमारी चली गई, हमारा एसेट था, एसेट के लिए वही रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी को हमने क्या करा, क्रेडिट। तो इससे हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये सब मैं आपको बता रही हूँ अभी ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। बाकी आगे आप देखेंगे जब मैं आपको इसको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कराऊंगी तो देखना कितना इजी हो जाता है। वैसे तो आपको पता ही होगा, स्टिल एक बार रिवीजन कर रहे हैं तो देख लेते हैं। देन रियल अकाउंट का वही हो गया, रिपीट हो गया शायद, एसेट्स के रिलेटेड होता है, बट एक्सेप्शन होती है एक, मैंने आपको बताया डेटर्स, कि डेटर्स जो होते हैं वो पर्सन होते हैं और वो पर्सनल अकाउंट में जाते हैं और ये हमारे करंट एसेट होते हैं, ठीक है। देन पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने रिसीव किया उसको डेबिट करो और जिसने दिया उसको क्रेडिट करो, बट सब कुछ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल, मशीनरी सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। मशीनरी बेची राम को, बट किस पे बेची, उधार पे बेची। हमें पता लग गया उधार पे बेची है राम को, तो राम हमारे लिए क्या बन गया होगा, डेटर बन गया होगा। तो अब हमने क्या देखना है, डेटर है, डेटर क्या है, पर्सन है। मशीन बेची, मशीन क्या है हमारे लिए, एसेट है, एसेट के लिए रियल अकाउंट वाला रूल लगा दो, और राम के लिए पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगा दो। राम को मशीन बेची, राम ने रिसीव करी, तो डेबिट दी रिसीवर, डेबिट किया। मशीनरी एसेट है, रियल अकाउंट है, एसेट का क्या होता है रूल, सॉरी रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने मशीनरी को क्या करा, क्रेडिट, क्योंकि मशीनरी चली गई सिंस वी हैव सोल्ड इट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई होगी, राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी
अकाउंट। अब यही गलती मत करना कि आपने देखा कि हमने मशीनरी बेची है, बट मशीनरी हम मान के चल रहे हैं हमारा एसेट है, बिजनेस की रेगुलरली डीलिंग में नहीं आता। अगर बिजनेस इसमें रेगुलर डील करता होगा, अगर किसी बिजनेस के लिए मशीन क्या होंगे, गुड्स होंगे, तब मशीनरी की जगह यहाँ पे क्या आता, सेल्स आता। ठीक है, क्योंकि वो उसकी एक्चुअल में बिजनेस की सेल ही है। तो सेल जब बढ़ती है, इंक्रीज होती है, नॉमिनल नेचर का होता है, वो आगे देखते हैं बढ़ता है तो क्रेडिट ही होगा वैसे। बट अभी इस एंट्री के लिए जब हम अभी रूल किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रियल और पर्सनल, क्योंकि अभी हमने रियल का ही समझा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे मशीनरी लिखा है। सेल्स लिखती है तो नॉमिनल का रूल आएगा, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पहले तो पता ही, एक्सपेंसेस और इनकम्स के रिलेटेड होता है। डेबिट ऑल इनकम्स, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंस हुए हैं, लॉस हुए हैं, उसको डेबिट कर दो, जो भी इनकम्स या गेन्स हुई हैं उसको क्रेडिट कर दो। पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, ये हमने एक ट्रांजैक्शन ली, हमने क्या किया, खर्चा किया बाय चेक। चेक का मतलब हुआ कि इसमें बैंक इन्वॉल्व है, हमने बैंक के थ्रू करा है, तो खर्चा है। एक्सपेंसेस का नेचर क्या होगा, हमें पता है एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल का नेचर है कि सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो एक्सपेंसेस को हमने डेबिट करा होगा, कोई भी खर्चा, तो हम लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, हमने चेक से पे करा, चेक मतलब बैंक से पे करा। बैंक हमारा एसेट है, और एसेट के लिए हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, और हमारा बैंक से पैसा निकला तो क्या हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्रेडिट किया हमने बैंक को, तो ये हमारी बनी जर्नल एंट्री। ये सारी जर्नल एंट्रीज थी एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। फिर इसके बाद हमने सीखा था मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, और सेम ट्रांजेक्शन्स की ही एग्जाम्पल हमने ली थी। पहले देखते हैं मॉडर्न अप्रोच के ये रूल्स थे, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हमें पता है एसेट्स हो सकते हैं। अब याद रखना है, ऐसे जनरली हमारे 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। वो तो अलग है कि रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये सब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट्स को क्लासीफाई करा था। बट जब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को क्लासीफाई करें, तब हमारे क्या होते हैं, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। इसमें ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल वाला ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, सिंपल, एसेट अगर आपका इंक्रीज करेगा तो आप क्या करें, डेबिट करें, डेबिट दी इंक्रीज। और एसेट अगर आपका डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करो। वैसे ही लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करती है तो डेबिट करो। मतलब यहाँ पे पहले बताया रूल्स फॉर डेबिट की, डेबिट कब कब करते हैं इन सबको, और क्रेडिट कब कब करते हैं। तो ये सब मैंने आपको इन शॉर्ट यहाँ पे बताया था कि आप एसेट और एक्सपेंसेस को एक साइड पे कर दीजिए, और लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू को एक साइड पे। जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्लस होगा तो डेबिट। वैसे ही सेम एक्सपेंस के लिए भी होगा, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। और मैंने याद कैसे कराया था, मैंने आपको बोला था कि जनरली हम प्लस माइनस बोलते हैं, माइनस प्लस बहुत ही कम बोलते हैं। तो क्या लिख लेना आप यहाँ पे, प्लस माइनस। ठीक है, देन आप यही बोलते हो डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट तो बहुत ही कम बोलते होंगे, तो पहले क्या आएगा, डेबिट फिर क्रेडिट। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा, ये तो रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बट डेबिट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट की जगह डेबिट। तो जब एसेट हमारा इंक्रीज करता है तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। वैसे ही कैपिटल और रेवेन्यू के केस में प्लस मतलब यहाँ पे है इंक्रीज होना, माइनस मतलब यहाँ पे है डिक्रीज होना। तो ये रूल्स हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच, ये हमने पढ़े थे। मैंने आपको यही बस ये सारे रूल्स जो थे इन शॉर्ट हमने इसको एक ऐसे फॉर्मेट में बता दिए, मैंने आपको समराइज करके, ताकि आपको इजी हो जाए। बाकी आप ऐसे याद रख सकते हैं CLEAR, क्लियर। बट वही है, बीच में कैपिटल, लाइबिलिटी तो आ गया, रेवेन्यू तो यहाँ चला गया, इससे अच्छा है आप इसको अलग ही रख के लर्न करें ऐसे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। ओके, चलिए, फिर हमने ये रूल्स पढ़ लिए, मैंने आपको बता दिया एसेट बढ़े तो ऐसा होगा, एक्सपेंसेस होगा, ये सब। ठीक है, अब इसको हम करेंगे जर्नल एंट्री, कैसे करेंगे इनसे, देखिए वही सेम एग्जांपल्स ली हैं। पहले हमने इसको सीखा एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, अब हम सीखेंगे एज पर मॉडर्न अप्रोच। पहली एग्जांपल, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। आपने मशीनरी बेची, मतलब आपका एसेट कम हुआ, मशीनरी इज योर एसेट, और आपने कैश में बेची, कैश आपके पास आया। तो इसमें आपने सिंपल क्या देखना है, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है। मशीनरी बेची, एसेट था, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो तो क्रेडिट, मशीनरी को हमने करा क्रेडिट। कैश एसेट है हमारे पास, आया बढ़ा तो डेबिट, तो हमने क्या करा, कैश को डेबिट करा। यहाँ पे कैश होगा, कैश हमारा डेबिट हुआ, तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये मैंने आपको बताया कि पहले हम ये भी आपको पूछ सकते हैं कि जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले जिस अकाउंट को डेबिट करना होता है हम उसको नोट करते हैं, फिर हम करते हैं क्रेडिट और उसको लिखते हैं टू से, और जिसको डेबिट करना है उसमें लिखते हैं ऐसे डैश अकाउंट, जो भी नाम होगा, कैश अकाउंट डेबिट।
ठीक है। DR रिप्रेजेंट्स डेबिट और CR को हम इन शॉर्ट CR हम लिखते हैं किसके लिए, इन शॉर्ट क्रेडिट के लिए। कहीं पे डेबिट लिखा, DR लिखा होगा तो आप समझ जाना डेबिट है, CR लिखा होगा तो मतलब क्रेडिट है। बट यहाँ पे जर्नल एंट्री में आप ऐसा नहीं करेंगे टू मशीनरी अकाउंट CR, वो गलत हो जाएगा। जब लिख दिया हमने टू मशीनरी अकाउंट, ये खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीज़ क्या हुई होगी, क्रेडिट हुई होगी। ठीक है, तो हमने पहली जर्नल एंट्री देखी विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न अप्रोच। देन सेकेंड, मशीन सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, हमने मशीन बेची, मशीन हमारा एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होता है, और राम को बेची क्रेडिट पे तो राम हमारा क्या हो गया, डेटर बन गया, तो डेटर हमारा इंक्रीज हो गया, डेटर इज अवर एसेट, करंट एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो राम को करेंगे डेबिट, मशीनरी को करेंगे क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री कैसी होगी, राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, देन एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, चेक से पे करा मतलब बैंक इन्वॉल्व है, एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंस का नेचर यहाँ पे हमने नेचर नहीं देखना, मॉडर्न अप्रोच में सिंपल देखना, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए, पे किए तो बढ़े तो डेबिट, और चेक से पे करा, बैंक का बैलेंस हमारा कम हो गया, बैंक हमारा एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो एंट्री क्या हुई होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देन ये हमारे हो गए रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग, और इसी से हमने जर्नल एंट्रीज बनाना भी सीखी। देन ये चीज़ मैंने यहाँ पे न्यू ऐड ऑन की है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको जनरली पूछ सकते हैं कि इसका क्या बैलेंस होता है, सिंपल लिखा होगा एसेट्स हैव डैश बैलेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है। तो नॉर्मल बैलेंस देखना होता है आपने वहाँ पे, नॉर्मल इन द सेंस मैंने आपको बोला आपने उसकी इंक्रीज पॉजिटिव वाली साइड जाना है कि पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा, प्लस होगा तो क्या होगा। एसेट जब आपका इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं डेबिट, इसीलिए एसेट का क्या होता है जनरली डेबिट बैलेंस होता है। बाकी ये रूल्स के अकॉर्डिंग देखें, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है, ये सब जो है ये रूल्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, देन लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो क्रेडिट, तो उसका बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। देन ओनर्स इक्विटी या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ये क्या है हमारा कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, और हमने इंक्रीज वाली साइड जाना होता है जब हमने बैलेंस देखना होता है, तो वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। देन रेवेन्यूज इनकम, ये सेम ही हुआ, एक तरह से सेल का ही पार्ट हो गया ये सब, इनकम हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट, यहाँ पे दोनों में क्या होगा, क्रेडिट होगा। देन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, सिर्फ मैं ये क्यों बोल रही हूँ बढ़ने वाली बात, क्योंकि हम नॉर्मल बैलेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन लॉसेज या डेफिसिट, उसमें भी क्या होगा, डेबिट ही होगा, क्योंकि लॉसेज भी एक तरह खर्चा ही मान लें हम अपना, एक्सपेंस या लॉस ये दोनों बढ़ेंगे तो डेबिट। देन कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है, कोई एसेट का उल्टा, लाइक जैसे अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स, हमारे बिल्स रिसीवेबल हैं कुछ, उनको हमने अलाउ कर दिया, अलाउंसेस मतलब एक तरह से डिस्काउंट दे दिया, चलो इतने से पैसे आप मत दो, तो क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल जितने एक्चुअल में होने थे उतने से थोड़े कम हो गए ड्यू टू दी अलाउंसेस, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे एसेट है, बट ये उसके उल्टा हो गया, तो वो क्या होता है, उसका कॉन्ट्रा एसेट होता है। ठीक है, तो अगर एसेट का बैलेंस डेबिट है, एसेट प्लस हो तो डेबिट, अब कोई चीज़ एसेट को कम कर रही है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, इसीलिए कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। देन ड्राइंग्स या डिविडेंड्स, इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैपिटल जब हमारी इंक्रीज होती है तब हम क्या करते हैं क्रेडिट, पर कैपिटल को ड्राइंग्स डिक्रीज करती है तो इनडायरेक्टली कैपिटल हमारा कम हो रहा है, तो कम होगा तो डेबिट, इसीलिए ड्राइंग्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, या हम बोल सकते हैं एक तरह से खर्चा पड़ गया बिजनेस को, जो पैसे उसने विड्रॉ कर लिया वहां से। देन कॉन्ट्रा रेवेन्यू, लाइक इसमें एग्जाम्पल ले लो आप, सेल्स रिटर्न, सेल्स करो, रेवेन्यू है, बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, बट सेल का उल्टा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न, सेल्स अब कम हो गई तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, देन कॉन्ट्रा एक्सपेंस, इसमें आप ले सकते हैं लाइक परचेज रिटर्न, परचेज हमारा एक्सपेंस है, बढ़ता है तो डेबिट, पर जब परचेज रिटर्न हो गई उसका उल्टा हो गया तो क्रेडिट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आप देखिए, परचेज को बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि रियल अकाउंट में लेके लिखेंगे या नॉमिनल में लिखेंगे, तो आपको एग्जाम में नॉमिनल टिक करके आना है, क्योंकि हर जगह मोस्टली नॉमिनल ही होगा। परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं ज़्यादातर, एसेट नहीं मानेंगे कि हम कुछ खरीदते हैं तो मान लेंगे हमने उसको खरीदा है अपने पास तो एसेट में ले जाओ, पर नहीं, नॉमिनल क्यों मानते हैं, इसका बेस्ट रीज़न भी दे रही हूँ मैं आपको, लॉजिकल रीज़न भी बताया एक तरह से, कि हम परचेजेस को कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का खुद का ही नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है, और वो यही बताता है कि ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट साइड पे वही चीज़ें आएंगी जो एक्सपेंस होंगी, तो अगर हम परचेजेस को यहाँ पे लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वी शुड ट्रीट इट एज अ एक्सपेंस, हमें परचेज को एक्सपेंस ही ट्रीट करना है, इसीलिए परचेज को हम क्या मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है ये चीज़।
चलिए, इसके बाद फॉर्मेट ऑफ जर्नल कैसा होता है मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फॉलियो, LF स्टैंड्स फॉर लेजर फॉलियो, देन डेबिट जो भी अमाउंट होगा, क्रेडिट जो भी अमाउंट होगा। लाइक हमने कोई जर्नल एंट्री देखी, अब हमने जर्नल एंट्री तो देख ली कैसे बनती है। पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक हमारा एसेट है कम हो गया तो क्रेडिट। तो हमने एंट्री क्या करी होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसको हम जर्नल एंट्री में कैसे बताते हैं, सपोज हमने 1 अप्रैल को करी तो इसको हम डेट में यहाँ पे लिख देंगे 1 अप्रैल 21, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो हमने क्रेडिट करना होता है वो थोड़ा हम आगे करके लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या देते हैं, हर एक जर्नल के साथ नरेशन भी देते हैं। आपको पूछेंगे जर्नल को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या जर्नल एंट्री थी, उसके लिए एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, नरेशन। ओके, उसको हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं, ये भी याद रखना है। हम क्या बोलेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बस इन शॉर्ट थोड़ा पता लग जाए उसको पढ़ के कि क्या एंट्री हुई है, क्या उसमें था। ठीक है, देन लेजर फॉलियो में क्या लिखते हैं, लेजर फॉलियो होता क्या है, वो पेज नंबर लेजर अकाउंट का जो हमें बताएगा कि इस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट को, मतलब यहाँ पे जैसे हमने एक्सपेंस का लेजर अकाउंट कहीं पे बनाया होगा फर्दर, फिर वो लेजर अकाउंट जहाँ पे बनाया होगा अपने लेजर के जिस पेज नंबर पे, वो पेज नंबर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे कि हमने एक्सपेंसेस का अकाउंट इस पेज नंबर पे बनाया, तो यहाँ पे लिख देंगे ताकि इजीली आगे फाइंड आउट करने में हमें ईजी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो सिंपल एक पेज नंबर है उस लेजर अकाउंट का जो हमें बताएगा कि ये रेलेवेंट अकाउंट कहाँ पे अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये था फॉर्मेट ऑफ जर्नल। देन कुछ जर्नल एंट्रीज की भी हमने प्रैक्टिस करी थी, लाइक फर्स्ट वन, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगी जो हमने, मैं बताऊंगी भी कैसे, एज पर मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा इजी लगती है एज कम्पेयर टू, ये नहीं है वो टफ मैं बोल रही हूँ कि आती नहीं है, मैंने आपको समझा दी उसको कैसे करते हैं, बट स्टिल इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, और मॉडर्न अप्रोच तो मेरी फेवरेट है, मुझे वो बहुत ईजी लगती है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको। ठीक है, अब आप भी कोशिश करें कि उसी के अकॉर्डिंग करा करें, बाकी स्टिल वही बोलूँगी, कन्वीनियंट जैसा लगता है वैसे कर ले, पर मैं आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जल्दी से रिवाइज कराऊंगी। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स बेचे, ठीक है, उधार पे बेचे, मतलब क्या हुआ, डेटर बढ़ा होगा आपका, तो डेटर आपका एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और आपने सेल करी गुड्स की करी तो इसीलिए हम सेल टर्म यूज करेंगे टू सेल्स, सेल्स इंक्रीज हो तो क्रेडिट, ये एंट्री हो गई। देन सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश ₹2000, आपने गुड्स बेचे कैश पे 2000 के, कैश आया, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, सेल की तो सेल बढ़ी तो क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देन सेल ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹10,000, मशीनरी बेची कैश पे 10,000 की, मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट हमारा चला गया, कम हुआ तो क्रेडिट, कैश हमारा है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। देन बैड डेट्स ₹2000, बैड डेट्स काइंड ऑफ लॉस फॉर अस, बैड डेट्स क्या होते हैं, वो अमाउंट ऑफ डेटर्स जो हमें पैसा नहीं देंगे, तो बैड डेट्स क्या बन जाते हैं हमारे एक्सपेंस, और बैड डेट्स का नेचर अगर आप पूछें तो वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या किया, हमने बैड डेट्स, हमें बैड डेट्स हो गए तो उतने से डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे जो हमें पैसा नहीं देंगे, तो डेटर्स एक तरफ से क्या हो गए, कम हो गए, डेटर्स कम होंगे तो एसेट है तो कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। देन रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, हमने कहीं हमारे कोई बैड डेट्स हुए थे, बाद में वो हमें रिकवर भी हो गए, तो वो क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई, मतलब बैड डेट्स रिकवर हो गए, रेवेन्यू है बढ़ेगा तो क्रेडिट, और हमें कैश आया होगा 500 का, एसेट है तो बढ़ेगा तो डेबिट। और आपको पूछें कि बैड डेट्स का क्या नेचर होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, मैंने आपको जैसे बताया अभी, बट अगर पूछें आपको बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है, बैड डेट्स अगर आपका खर्चा है, एक्सपेंस है, बट वही एक्सपेंस बाद में आपकी इनकम बन गई, उल्टा हो गया, तो ये क्या है, हम इसको कह सकते हैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है, चलिए उसके बाद कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5000, पर्सनल यूज के लिए हमने कैश विदड्रॉ करा, मतलब ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स इंक्रीज हो तो डेबिट, और कैश विदड्रॉ करा, कैश कम हो गया तो क्रेडिट। ठीक है, देन गुड्स परचेज वर्थ ₹15,000 फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे 15,000 के कैश में, परचेज करे हैं गुड्स, तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे परचेजेस, इंक्रीज होंगी तो डेबिट, कैश में किया, कैश कम हुआ तो क्रेडिट। देन गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर 2000, हमने अपने सप्लायर को, सप्लायर कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स ही होते हैं, हमने गुड्स उनको वापस कर दिए, गुड्स रिटर्न किए, हमने जो खरीदे थे, मतलब परचेज रिटर्न, और इसका क्या बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया अभी, क्रेडिट होता है, कि अगर परचेज का डेबिट है, परचेज का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, परचेज रिटर्न, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा। वैसे ही सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, उसका क्या होगा, डेबिट
बैलेंस यहाँ पे गुड्स रिटर्न करे, परचेज रिटर्न करी, तो क्या हुआ, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न को करा क्रेडिट, और सप्लायर को वापस करे, उतने से हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स कम हो तो डेबिट। ठीक है। देन गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने कुछ गुड्स दे दिए एज अ चैरिटी। वो कहाँ से दिए होंगे जो हमने गुड्स दिए हैं, जो हमने चैरिटी करी है वही गुड्स से करी है जो हमने परचेज करे, तो एक तरह से क्या हुआ, हमारी परचेजेस कम हुई। यहाँ पे आप टू गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेजेस के लिए, गुड्स के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे यहाँ पे, परचेजेस, और चैरिटी करी, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर अस, तो ये बढ़ा तो डेबिट। देन कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विदड्रॉ करा, कैश इंक्रीज हुआ, बैंक से कैश हमने निकाल लिया, हमारे पास कैश आया, बढ़ेगा तो डेबिट, और बैंक से निकाला, बैंक का बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। तो इन दी एंड कोई इसका इफेक्ट पड़ा ही नहीं, जीरो इफेक्ट हो गया। वही बात मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, एक पॉकेट से पैसे निकाले, दूसरी पॉकेट में डाल दिए, ठीक है, ये वैसी बात हो जाती है, तो इसका जीरो इफेक्ट है, कुछ नहीं होता, और ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है ये भी। ठीक है, ऐसी एंट्री जहाँ पे कैश और इफेक्ट, जहाँ पे कैश और बैंक एट द सेम टाइम इफेक्ट होते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, याद रखना है। देन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इसका उल्टा हो जाएगा, आपने कैश डिपॉजिट करवाया, कैश आपका चला गया, कम हुआ तो क्रेडिट, और बैंक में जमा कराया, बैंक में बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट। ठीक है। देन उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹5,000 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200, आपने अपने डेटर्स से कैश रिसीव करा, कितना, 5,000 का, और साथ ही उनको आपने क्या करा, डिस्काउंट भी अलाउ करा, स्पेशली लिखा है कैश रिसीव किया 5,000। अब आप ये नहीं करेंगे कि 4,800 हमने नेट रिसीव करा होगा, लिख दिया है ना कैश रिसीव, मतलब 5,000 ही हमने कैश रिसीव करा, और 200 का डिस्काउंट भी अलाउ करा, डिस्काउंट हमने अलाउ करा तो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, तो बढ़ेगा तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, और उतने से हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि उनसे हमने पैसा ले लिया, तो 50 to 100। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो रेवेन्यू होता, हमारी इनकम होती, तब हम करते क्रेडिट। ओके, तो आपको ये पूछेंगे कि डिस्काउंट अलाउड का क्या बैलेंस होता है, तब आपको क्या बोलना है, सॉरी, डिस्काउंट अलाउड का क्या नेचर होता है, ऐसा पूछेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड का भी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, तो दोनों नॉमिनल में ही आएंगी। ठीक है। देन उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹6,000 हुज एक्चुअल कॉस्ट वॉज ₹5,000, हमने कोई फर्नीचर बेचा 6,000 का जिसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 5,000, मीन्स हमने 1,000 एक्सेस अर्न कर लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करेक्शन बाद में करवाई थी, आपने इसको गेन बोलना है। ठीक है, गेन किया हमने फर्नीचर को बेच के, अगर कोई हम गुड्स को बेच के करते हैं तब हम प्रॉफिट टर्म यूज़ करते हैं, बट जब हम कोई एसेट बेचते हैं उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, गेन। तो कैश आपके पास कितना आया, 6,000 का आया, क्योंकि हमने 6,000 का फर्नीचर बेचा, देन आपको 1,000 का गेन हो गया, और 5,000 का आपने क्या करा, फर्नीचर दे दिया, तो 5,000 से फर्नीचर आपका कम होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो इन दी एंड आपका क्रेडिट का टोटल 6,000 ही आएगा, और डेबिट का भी हमेशा डेबिट क्रेडिट इक्वल होंगे वाइल फ्रेमिंग द जर्नल एंट्री। और ऐसी एंट्रीज जहाँ पे मोर देन वन डेबिट या फिर मोर देन वन क्रेडिट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये भी जो एंट्री थी ये भी क्या थी, कंपाउंड जर्नल एंट्री। यहाँ पे 2 बार डेबिट्स हुए हैं और यहाँ पे 2 बार क्रेडिट्स हुए हैं, तो जहाँ पे एक है, एक से ज़्यादा, 2 3 जितने भी डेबिट क्रेडिट्स होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वैसी एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। देन हमने पढ़ा था अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये वो इक्वेशन है जहाँ पे हमारे एसेट्स इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ के। फिर मैंने आपको बताया था ये जो लाइबिलिटीज़ हैं हमने देखा था 2 तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसीलिए हम इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। जो इंटरनल लाइबिलिटी है उसको हम बोल देंगे कैपिटल होती है, और एक्सटर्नल में बाकी सब आगे, तो एक्सटर्नल को जनरल टर्म यहाँ पे भी हमने लाइबिलिटी ही नाम दे दिया था, इसीलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे बोल सकते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, इससे सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। और मैंने आपको फिर बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, तो आपको पूछेंगे व्हाट इज अनदर नेम फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज बैलेंस शीट इक्वेशन। और आपको मैंने प्रूव भी किया था कि इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं वहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम एसेट्स लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, और लाइबिलिटीज़ में कैपिटल भी आ जाती है और बाकी सारी लाइबिलिटीज़ भी आएंगी। तो कैपिटल हमारे लिए क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी, बाकी सब एक्सटर्नल है, तो यहीं से देख लें हम, यहाँ पे कैपिटल को हम बोल रहे हैं इंटरनल लाइबिलिटी, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, तो कैपिटल प्लस बाकी सारी लाइबिलिटीज़, ये हो गया कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, और यहाँ पे क्या है, एसेट्स हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है बैलेंस शीट में हमारे
एसेट्स जो होते हैं वो सारी लाइबिलिटीज़ के इक्वल होते हैं, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ के इक्वल होते हैं। और मैंने आपको बोला लाइबिलिटीज़ को हम कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो क्या बन गई, यही इक्वेशन बन गई ना, बैलेंस शीट से भी हम ऐसी इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज बैलेंस शीट इक्वेशन। और इसमें आपको याद रखना है, ये भी गलती करते हो आप, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट को ये आप नहीं बोल सकते कि डेबिट साइड पे लाइबिलिटीज आती हैं, क्रेडिट साइड पे हमारे एसेट्स आते हैं, गलत हो जाएगा। इसमें डेबिट क्रेडिट वाला कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल है। लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज आती है, राइट साइड पे एसेट्स आती हैं, ये कोई अकाउंट नहीं है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। देन अब हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कोई ट्रांजेक्शन दे देंगे और आपको बोलेंगे बताओ कि इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे पड़ेगा। तो हमने देखना होगा कि कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ, वो सिंपल पूछेंगे किसके थ्रू, किस में इंक्रीज आ रहा है, किस में डिक्रीज आ रहा है। तो वन बाय वन देखते हैं। ट्रांजेक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000 एंड गुड्स ₹40,000। आपने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ। तो हमेशा मैंने आपको बताया था ये भी कि जब आपने बात कर ली, स्टार्ट किया हमने बिजनेस, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा कैपिटल है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दैट विल बी दी कैपिटल, चाहे कैश में हो या काइंड में हो। और क्या किया, कैश के साथ साथ कुछ गुड्स भी हमने डाले बिजनेस में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्या हुआ, 40,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट करा, कुछ गुड्स के साथ और कुछ कैश के साथ। तो दोनों क्या है, हमारे लिए कैपिटल है। तो एक तरफ से क्या होगा, हमारा कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा 1,40,000 से, 1,00,000 प्लस 40,000। और दूसरी साइड क्या हुआ, हमारे बिजनेस में कैश आया ना, तो क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, कैश पे भी इफेक्ट जाएगा, एसेट इंक्रीज होगा और गुड्स भी आए, ये हो गया। देन इन द एंड हमारा क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है एसेट लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होने चाहिए। तो इन द एंड एसेट हमारे टोटल 1,40,000, लाइबिलिटीज कुछ थी नहीं और कैपिटल 1,40,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। वैसे कुछ और क्वेश्चंस किए थे। बॉट गुड्स ऑन कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। 30,000 के हमने कैश में खरीदे और उधार पे खरीदे 20,000 के। 20,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे लाइबिलिटी वाली साइड, और कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी है। और साथ में क्या होगा, खुद आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होगी। कैश से हम, कैश में हमने खरीदा 30,000 के और 20,000 के उधार पे खरीदे, तो टोटल हमने कितने की खरीदी, 50,000 के गुड्स खरीदे। तो 50,000 का स्टॉक आ गया हमारे पास। तो इन दी एंड नेट रिजल्ट हुआ 20,000 और यहाँ पे भी 20,000। अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन वाज सेटिस्फाइड। वैसे ही हमने यहाँ सारे कुछ क्वेश्चंस किए थे, सब सेम ही है, तो अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग दिस। वैसे भी ये मत सोचना कि मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, यू ऑल नो। अब हम रिवीजन करें, सिर्फ जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाए, बस एक बार आपको सुनना है इन सबको कि माइंड में आपको याद आ जाए। देन हमने पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले तो कि डेफर वर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन करना आगे फ्यूचर में, ठीक है। इसकी एग्जांपल बेस्ट रहती है एडवर्टीजमेंट। ऐसे नहीं तो और भी एग्जांपल है, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या हुए, जो बिजनेस स्टार्टअप होने से पहले हम इनकर करते हैं। अब लाइक एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजिंग में हम छोटा मोटा खर्चा तो नहीं करेंगे, इट विल इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट। तो लाइक हमने 10 लाख रुपीज़ इनकर करे फॉर एडवर्टाइजिंग अवर बिजनेस। तो क्या होगा, सपोज अब आप ऐसा मान लें कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 7 लाख, अगर आप एडवर्टीजमेंट के खर्चे को कंसिडर नहीं करते। पर अगर आपने कंसिडर कर दिया तो क्या होगा, 7 लाख में से जितना भी हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था, खर्चा और दिखाएंगे 10 लाख का, तो इन द एंड हमारा बिजनेस क्या शो कर रहा है, लॉस शो कर रहा है। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही बिजनेस में लॉस शो होना शुरू हो गया। मतलब इतना बड़ा खर्चा दिखाने से एकदम से ही लॉस, अगर नहीं दिखाएंगे तो प्रॉफिट में। पर उसको हम क्या करते हैं, जब ह्यूज अमाउंट होता है ना, एक साथ हम अपने बिजनेस में शो नहीं करते हैं वैसे खर्चे को, उसको हम फर्दर पोस्टपोन करते हैं इन दी कमिंग ईयर्स। तो क्या होगा, हमने एडवर्टीजमेंट को नहीं बताना है डायरेक्टली 10 लाख। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे से कुछ भी हम ले लें फ्यूचर में कि इतने सालों में हम इसका बेनिफिट लेंगे। ये होगा ना, ऑब्वियसली हमने एडवर्टीजमेंट करी है, ऐड करने से क्या होंगे, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास सेल्स इंक्रीज होगी। तो इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट से हमें बेनिफिट आएगा इन दी फ्यूचर ईयर्स। तो हम क्या मान के चलेंगे, सपोज 5 ईयर्स तक हम इसको राइट ऑफ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। राइट ऑफ का क्या मतलब होगा कि हमने अपने खर्चा दिखाना है इसको, पर कुछ सालों के हिसाब से। कि वही एग्जांपल कि 10 लाख का आपने खर्चा किया है, आप बोलोगे कि 5 लाख में इसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब हर साल 2 लाख का खर्चा हम दिखाएंगे। तो करंट ईयर में हम कितना दिखाएंगे, 7 लाख में से 2 लाख का एक्सपेंस माइनस करेंगे। अब हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट शो करेगा,
5 लाख का। अब 10 लाख में से हमने 2 लाख करंट ईयर में अपना खर्चा बता दिया, स्टिल 8 लाख का खर्चा भी पेंडिंग है ना। तो ये क्या करते हैं हम, जो 8 लाख बच जाता है इसको हम अपनी बैलेंस शीट में क्या बताते हैं, एज अ फिक्टिशियस एसेट, मतलब जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता बट स्टिल हम उसको बता रहे हैं बैलेंस शीट में कि आने वाले सालों में ऐसा ऐसा राइट ऑफ करेंगे। तो क्या होगा, करंट ईयर में 2 लाख हम ले जाएंगे अपने P&L अकाउंट में, और जो 8 लाख होगा उसको हम बैलेंस शीट में बता देंगे एज अ फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर आएगा, जब 8 लाख में से हम फर्दर 2 लाख माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 लाख का खर्चा बता दिया और 6 लाख को हमने फिक्टिशियस एसेट बता दिया। तो इन द एंड जब टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा 5 ईयर्स का, ये ऑटोमेटिकली इट विल बी रिटर्न डाउन टू अमाउंट 0। ठीक है, सो दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और याद रखना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही हम फिक्टिशियस एसेट को क्रिएट करते हैं। ओके, क्लियर है ये वाला। ठीक है, देन हमने पढ़ा था वाउचर्स। वाउचर्स क्या है, हमारे सिंपली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। लाइक आप किसी शॉप पे जाते हैं, वो आपको बिल देते हैं, वो बिल क्या है, इट इज़ जस्ट अ वाउचर, कुछ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दे दिया। सो वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच सपोर्ट योर बिजनेस ट्रांजेक्शन, ताकि इन फ्यूचर कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। लाइक आपने किसी को गुड्स सेल करे हैं बट वो पर्सन बोल रहे हैं मैंने आपको सेल करा ही नहीं है तो पेमेंट क्यों करूँ, तो यू कैन शो दैट रिसीट कि देखो आपको सेल करा है, आपसे साइन भी लिए हैं। तो अगर रिटन एविडेंस रहेगा हमारे पास तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, और हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, वाउचर क्या है, वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये एक समरी फॉर्म में मैंने आपको बताया था इन दी एंड, तो यहाँ पे भी मैं आपको इसी के थ्रू बता दूंगी। वाउचर्स जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, सपोर्टिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनिशियली पहले यही वाउचर्स बनते हैं, या इनको हम प्राइमरी वाउचर भी कहते हैं और ओरिजिनल वाउचर भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, और याद रखना इसको हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बनती है। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो या प्राइमरी होगा, दोनों जर्नल ही होंगे। कमिंग बैक टू दिस, अब सपोर्टिंग वाउचर को हम प्राइमरी, ओरिजिनल या सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले यही बनते हैं जो सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिंग वाउचर क्यों नाम दिया है, क्योंकि इट सपोर्ट्स द अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर की प्रिपरेशन में सपोर्टिंग वाउचर हेल्प करते हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अकाउंटिंग वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ वाउचर्स, तो दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स। और अकाउंटिंग वाउचर्स जो होते हैं वो अकाउंटेंट बनाते हैं इनको कंसिडर करके, और इनको हम सेकेंडरी वाउचर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सपोर्टिंग के बाद बनते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी और इनको सेकेंडरी। देन मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग वाउचर फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर्स क्या होंगे, जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा, और नॉन कैश होंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साथ में ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं। नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम होता है ट्रांसफ़र वाउचर। और कैश वाउचर्स फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर किस लिए इशू करते हैं, एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, और जब आपको ये कैश रिसीट्स होगी आपको, तो आप उसके टाइम पे क्या इशू करेंगे, क्रेडिट वाउचर। तो मैंने इसके लिए आपको ऐसे ट्रिक बताया था कि डेबिट क्या है, आप डेबिट कब करते हो, जब आपको कोई खर्चा होता है। तो कैश पेमेंट करोगे मीन्स आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, इसीलिए डेबिट वाउचर। वैसे ही कैश रिसीट्स, पैसा आया, इंक्रीज हुआ, बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट वाउचर। देन सपोर्टिंग वाउचर्स में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, लाइक कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, पेइंग स्लिप, देन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। कैश मेमो हो गया जिसमें आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, इनवॉइस, बिल हो गया। वैसे तो मतलब अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखेंगे, हर एक के अपने अपने ओपिनियन है, हर एक ने वाउचर को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया। इन दी एंड क्या मैटर करेगा, आपको हर एक वाउचर का बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये नहीं आपको पूछेंगे कि इसकी कैटेगरी में क्या आते हैं, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, कैश मेमो हो गया कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, इनवॉइस या बिल होगा जब हम उधार पे कुछ बेचेंगे, पेइंग स्लिप होती है जो बैंक्स में यूज़ होती हैं फॉर विड्रॉल या डिपॉजिट के लिए। देन डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, इसको कौन इशू करता है, बायर इशू करता है। तो आपको याद रखना डेबिट नोट इज ऑलवेज इशूड बाय द बायर, और किसको इशू करता है, सेलर को। और ये जो दोनों होते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इनका तभी यूज़ होता है इन केस ऑफ रिटर्न, जब कुछ रिटर्न होती है। डेबिट नोट इज इशूड एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल्स
रिटर्न, जब हमने कुछ परचेज करा, अब वो चीज़ हमने वापस करनी है अपने सेलर को। मतलब क्या, वो हमने खरीदा था, उस टाइम पे बिजनेस बायर था, तब हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट, जब हमने कुछ वापस करना है। तो बायर किसको इशू करता है डेबिट नोट, सेलर को इशू करता है। ठीक है, और ट्रिक क्या है इसके लिए, मैंने आपको बता दिया था कि देखो आपने परचेज जो करा था क्रेडिटर्स को वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न से आपके क्रेडिटर्स कम होंगे, क्रेडिटर्स कम होते हैं तो डेबिट, इसीलिए डेबिट नोट। वैसे ही जब क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे, जब आपने सेल्स रिटर्न हुई होगी आपकी, तो क्या होगा, डेटर आपको वापस करेगा। तो उस टाइम पे हम सेलर होंगे, जब हमें हमारे गुड्स वापस आ रहे हैं, तो सेलर क्या इशू करेगा, हम इशू करेंगे क्रेडिट नोट, तो उतने से हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स कम होंगे तो क्रेडिट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी वाउचर्स। वाउचर्स में इन दी एंड हमने यही सब सीखा था, इससे आपका वाउचर भी कंप्लीट हो गया। देन टॉकिंग अबाउट दी लेजर अकाउंट्स। अब आपको याद है मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग फेज होता है, अलग अलग सारे स्टेजेस आती हैं हमारी अकाउंटिंग में। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, मेजरिंग होती है कि मनी में होना चाहिए, रिकॉर्डिंग होती है कहाँ पे होती है, जर्नल में। अब एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, फिर हमने क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन कहाँ पे होती है, लेजर में होती है। इसीलिए आपको याद रखना है, जर्नल के बाद क्या बनती है, लेजर बनती है। ओके, देन फर्दर होगी समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन या कम्युनिकेटिंग, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेजर अकाउंट्स में मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दिया था। लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं, इसमें हम एंट्रीज को पोस्ट करते हैं जो हमने जर्नल में बनाई होती हैं। लाइक ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दी थी जर्नल एंट्रीज की, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये सब। तो इन जर्नल एंट्री, इन ट्रांजेक्शन से ये जर्नल एंट्रीज बनाई थी। कैसे बनाई थी, अब आपको ऑलरेडी पता है कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं। फिर फर्दर ये जो जर्नल एंट्रीज बनाई थी, इन जर्नल एंट्रीज से मैंने आपको पोस्टिंग करना सिखाई थी कि लेजर कैसे बनते हैं। लाइक मैंने आपको बताया हर एक का अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा, कैश का भी अलग से बनेगा, कैपिटल का भी बनेगा, फर्नीचर का, देन सैलरी का, देन परचेजेस का। ठीक है, अब मैंने आपको एक कैश के एग्जांपल दी। हमने सपोज कैश का अकाउंट बनाया, और आपको याद रखना लेजर का फॉर्मेट ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आता है जर्नल फॉलियो, JF। लाइक जर्नल में क्या आता था, लेजर फॉलियो, वहाँ पे बताते थे कि कौन से लेजर अकाउंट का पेज नंबर है। जर्नल फॉलियो क्या बताएगा कि वो वाला जो हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो जर्नल के कौन से पेज नंबर से है। तो जर्नल फॉलियो हो या लेजर फॉलियो हो, दोनों ही पेज नंबर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जर्नल में कैसे, लेजर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं। लाइक मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमने कैश को करा डेबिट, तो हम कैश की डेबिट साइड ही पोस्ट करेंगे, पर नाम ऑपोजिट का आता है, दैट इज कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। वैसे ही कैश और कहाँ पे है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, बट नाम ऑपोजिट का आता है, बाय फर्नीचर। ये चीज़ हम ऑलरेडी बार बार सीख चुके हैं। मेन आपको क्या सीखना है यहाँ पे, लेजर में एक तो पता है कि उस प्रोसेस को जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज पोस्टिंग। और जर्नल एंट्रीज में जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। याद है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखना होता है, इन दी एंड हमने बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स होती है लेजर में। उसमें क्या करते हैं, जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल करेंगे, टोटल दोनों तरफ लिख देते हैं। फिर जो साइड छोटी होती है, जहाँ पे डिफरेंस होता है, वहाँ पे डिफरेंस को लिख देते हैं। लाइक ये साइड हमारी बड़ी थी यहाँ पे डेबिट साइड, तो हमने 1 लाख का टोटल दोनों तरफ लिख दिया था। डिफरेंस हमारा आया है यहाँ पे 20,000, उसको हमने लिखा बाय बैलेंस CD स्टैंड्स फॉर कैरिड डाउन, या हम लिख सकते हैं कैरिड फॉरवर्ड। क्या होता है, और टू बैलेंस BD, आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस हो अगर, तो आप उसको BD से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा इसके रिलेटेड, कि BD से क्या, BD की क्या फुल फॉर्म है, तो इट स्टैंड्स फॉर ब्रॉड डाउन, या हम BF दैट इज ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं। आपको पूछें कि ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है, तो अब हम यूज़ करते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरिड डाउन, कैरिड डाउन यूज़ होता है फॉर द क्लोजिंग बैलेंसेस, और ब्रॉड डाउन और ब्रॉड फॉरवर्ड यूज़ होता है फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। लेजर अकाउंट में आपको मेन चीज़ें यही याद रखनी है जो आपको बोल रही हूँ। ठीक है, देन लेजर अकाउंट में भी ये होगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद हमने देखना होता है कि जिस साइड पे डिफरेंस आ रहा है वो कौन सी साइड है, और जो साइड बड़ी है वो कौन सी साइड है। देखो लाइक यहाँ पे आपका डेबिट साइड बड़ा है, और यहाँ पे क्रेडिट साइड छोटा है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड का एक्चुअल में कितना टोटल आ रहा था, 80,000, तो क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, डेबिट साइड बड़ी है। जो साइड बड़ी होती है वही हमारा बैलेंस निकलता है। डेबिट साइड बड़ी है, तो ये जो बैलेंस निकला यहाँ पे, दिस विल बी डेबिट बैलेंस। ये मैंने आपको बताया है कि डेबिट बैलेंस होता है, बट साइड उसके ऑपोजिट पे ही आता है, आएगा क्रेडिट साइड पे, बट इसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। बस सिंपल याद रखना है, डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड होगी, जो बड़ा होगा वही बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड होगी, तो क्या होगा हमारा, क्रेडिट बैलेंस। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। बस यही आपको अगर याद होगा अच्छे से कॉन्सेप्ट हर एक, तो इजीली आपको समझ आ रहा होगा।
ओके, सो अब मैं आपको एक और चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये जो सेशन है, इसके बाद आप पक्का एमसीक्यू सीरीज़ को पक्का प्रैक्टिस करना, जो भी इन टॉपिक्स पे बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी प्रोवाइडेड है, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं, बट प्लीज़ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पक्का करना, ताकि आपको ये अब जो टॉपिक्स हैं, इनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, जैसे कि येस, हमारे टॉपिक्स कवर हो गए अब अच्छे से। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी टॉपिक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट मैराथन सेशन। ओके, सो अगर लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड अगर कोई चैनल पे न्यू है, then please subscribe and don't forget to hit the bell icon for regular updates. So stay tuned for my next video.